वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक है कंपैरिजन बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इनके बीच में कुछ डिफरेंसेस है और सिमिलरिटीज है। पहले हम डिफरेंसेस देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, ग्रेविटेशनल फोर्स दो मासेस के बीच में एग्जिस्ट करती है, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो चार्जेस के बीच में एग्जिस्ट करती है। जैसे आप एग्जांपल ले रहे हैं, मैं दो मासेस को कंसीडर कर ले रहा हूँ, मास m1 और मास m2। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो r कंसीडर कर ले रहे हैं। और यहाँ पर दो चार्जेस को कंसीडर कर रहे हैं, चार्ज q1 और चार्ज q2। डिस्टेंस सेम r है। ये जो दोनों मासेस है, इस दोनों मासेस के बीच में जो फोर्स एग्जिस्ट करती है वो फोर्स होगी ग्रेविटेशन की फोर्स, क्योंकि ये दोनों मासेस है, मासेस के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट करती है। और ये दो चार्जेस है, ये दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स होगी वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी। पॉइंट 2, ये जो दोनों मासेस है इनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट करती है F इक्वल्स टू कैपिटल G m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर। ये G क्या होता है? एक कांस्टेंट होती है जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की जो वैल्यू होती है दो चार्जेस के बीच में, उसकी वैल्यू होती है K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर, दैट इज r स्क्वायर। ये K क्या है? कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू सिस्टम ऑफ यूनिट पे डिपेंड करती है और नेचर ऑफ मीडियम पे भी ये डिपेंड करती है। पॉइंट नंबर 3, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव नेचर की होती है। ये दो जो मासेस है, ये दोनों मासेस के बीच में जो फोर्स होगी वो ऑलवेज अट्रैक्शन की फोर्स होगी। जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? अट्रैक्टिव नेचर की भी होती है और रिपल्सिव नेचर की भी होती है। अगर ये दोनों चार्जेस, को अगर मैं पॉजिटिव कंसीडर करूँ या नेगेटिव, तो ये जो फोर्स होगी इनके बीच में वो रिपल्सिव। और इसमें से अगर किसी एक चार्ज को अगर मैं नेगेटिव ले रहा हूँ, मान ले रहा हूँ मैं इसको नेगेटिव चार्ज कर दे रहा हूँ, इस तरह से नेगेटिव चार्ज, तो इस टाइम इन दोनों के बीच में जो फोर्सेस एग्जिस्ट कर रही है पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, वो क्या हो जाएगी? अट्रैक्टिव नेचर की होगी, अट्रैक्टिव। इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? अट्रैक्टिव भी होती है और रिपल्सिव भी होती है। पॉइंट नंबर 4, ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करती है। ये मीडियम पर डिपेंड नहीं करती, इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, इंडिपेंडेंट। जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है? वो मीडियम पे डिपेंड करती है, मीडियम पर वो डिपेंड करती है। अब ये मीडियम को डिपेंड करती है नहीं करती है, इसको हम किस तरह से समझे? तो ज़रा से इसको हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं। अगर दो मासेस है, मास m1 और m2, और दोनों चार्जेस, दोनों को मैंने एयर में रखा हुआ है इस तरह से, एयर में, तब इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इन एयर, ग्रेविटेशनल फोर्स, लेटेस्ट कंसीडर ये फोर्स F1 है। और जो चार्जेस के बीच में जो फोर्स है एयर में, वो हम लोग F1 डैश कंसीडर कर ले रहे हैं। अब करना क्या है? इन दोनों मासेस को और दोनों चार्जेस को क्या करना है? एक और मीडियम में रखना है। एग्जाम्पल के लिए हम वाटर ले रहे हैं, वाटर के अंदर ये दोनों को रख देना है, सेम मासेस, सेम चार्जेस, सेम डिस्टेंस। ग्रेविटेशनल के केस में हम लोग देखेंगे वाटर के अंदर भी वही फोर्स है जो कि एयर में था, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में ऐसा देखा गया है कि ये जो फोर्सेस है दोनों चार्जेस के बीच में, वो एयर में जितनी है उससे कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। जैसे एग्जांपल, वाटर में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? एयर के रेस्पेक्ट में 80 टाइम्स डिक्रीज हो जाती है, ऑलमोस्ट 80 टाइम्स डिक्रीज हो जाती है। इसका मतलब हम लोग क्या देख रहे हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम पे डिपेंड नहीं करती है, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीडियम पे डिपेंड करती है। पॉइंट नंबर 5, अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है? ये फोर्स एक वीक फोर्स है इन कंपैरिजन विद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है? एक स्ट्रांग फोर्स होती है। ये तो बात थी डिफरेंसेस की, लेकिन इन दोनों फोर्सेस के बीच में कुछ सिमिलरिटीज़ भी होती है। तो सिमिलरिटीज़ क्या है? पॉइंट 1, ग्रेविटेशनल फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों की दोनों सेंट्रल फोर्स होती है। सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या होता है? इन केस ऑफ ग्रेविटेशनल, तो ये डिस्टेंस जो हम लोग मेजर करते हैं इस मास के सेंटर से सेंटर की डिस्टेंस होती है। उसी तरह ग्रेविटेशनल फोर्स में जो डिस्चार्जेस के बीच में डिस्टेंस मेजर करते हैं वो डिस्टेंस ये सेंटर, फर्स्ट चार्ज के सेकंड चार्ज के सेंटर से सेंटर की डिस्टेंस होती है। इस टाइप के फोर्सेस को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रल फोर्स। पॉइंट नंबर 2, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों के दोनों इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है। अब ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ क्या होता है? तो इन्वर्स स्क्वायर लॉ का मीनिंग होता है इसके दोनों के दोनों फोर्सेस डिस्टेंस के
स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है 1/r²। ग्रेविटेशनल फोर्स के फॉर्मूला में भी हमने देखा था 1/r² और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के भी फॉर्मूला में हम लोग देखा था 1/r²। तो ये दोनों फोर्स इस रूल को फॉलो करती है। पॉइंट नंबर 3, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों की दोनों फोर्सेस कंजर्वेटिव नेचर की होती है। अब ये कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है? कंजर्वेटिव का सिंपल मीनिंग ये होता है, कोई भी फोर्स को कंजर्वेटिव तभी बोलते हैं अगर उस फोर्स से किसी पाथ में, क्लोज पाथ में वर्क डन की वैल्यू 0 हो जाए। एग्जांपल, ये ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में अगर किसी बॉडी को मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेकर जा रहा हूँ और स्ट्रेट पाथ में लेकर जा रहा हूँ और इस तरह से पाथ में भी लेकर जा सकता हूँ, तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स की जो वर्क डन की वैल्यू है वो पाथ पे नहीं डिपेंड कर रही है। पाथ किस टाइप की पाथ उस पर डिपेंड नहीं करती है, वो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करती है कि कंडीशन पे डिपेंड करती है। उसी तरह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फील्ड में अगर किसी चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेकर जाते हैं, वो किसी भी पाथ से आप लेकर जाओ, ठीक है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो पाथ पर डिपेंड नहीं करती है। ए के बी से पाथ किस पाथ से जा रहा है उस पर डिपेंड नहीं करती, वो डिपेंड करती है कि पॉइंट ए और पॉइंट बी की पोटेंशियल क्या है, इनिशियल और फाइनल कंडीशन पर डिपेंड करती है। तो इस टाइप की फोर्सेस जो इस रूल को फॉलो करती है उसे हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं, और दोनों की दोनों फोर्सेस कंजर्वेटिव नेचर की होती है। एंड द लास्ट पॉइंट, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों की दोनों फोर्सेस किसी अदर मासेस या चार्जेस के पे डिपेंड नहीं करती है। जैसे ये दोनों चार्ज मासेस के बीच में एक फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, अगर मैं यहाँ पर एक थर्ड मास रख दूँ, मास m3, तो इस थर्ड मास से क्या होगा, इन दोनों चार मासेस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या ग्रेविटेशनल फोर्स पे कोई इफेक्ट नहीं होने वाला, नॉट अफेक्टेड। ये दोनों को दोनों फोर्स अफेक्ट। उसी तरह ये दोनों चार्जेज है, अगर मैं यहाँ पर एक थर्ड चार्ज को प्लेस करता हूँ तो क्या होता है, ये दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है उस पर कोई इफेक्ट नहीं होने वाला, नॉट अफेक्टेड। तो दोनों की दोनों फोर्सेस किसी थर्ड मास या थर्ड चार्जेस के प्लेस करने से कोई इफेक्ट नहीं होता है। अब चलते चलते ये भी बता दे रहे हैं, आपको पता है कि एटम में क्या होता है, एक न्यूक्लियस होती है जो कि पॉजिटिव प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनती है, और बोर्स एटॉमिक मॉडल के हिसाब से क्या होता है, देयर आर सर्टेन इलेक्ट्रॉन्स और, ठीक है, सर्कुलेट करती है। अब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्जेस होती है जबकि न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्जेस होती है। तो इस प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच और न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एग्जिस्ट करती है। साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन की कुछ मास है और इस न्यूक्लियस के भी कुछ मास है, तो मासेस की वजह से क्या होता है, इन दोनों के बीच में एक ग्रेविटेशनल फोर्स भी एग्जिस्ट करती है। लेकिन बोर्स एटॉमिक मॉडल में हमने देखा है कि जब हम लोग रेडियस या एनर्जी किसी इलेक्ट्रॉन की कैलकुलेशन करते हैं तो क्या कहते हैं, उस पॉइंट पर हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स को नेग्लेक्ट कर देते हैं। इसका रीज़न ये है कि इलेक्ट्रॉन की मास और न्यूक्लियस की मास बहुत ही स्मॉल है, इन दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो बहुत ही वीक होती है इन कंपैरिजन विद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इस रीज़न से हम लोग क्या करते हैं, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कंपैरिजन में ग्रेविटेशनल फोर्स को हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं। तो ये तो रही आज की हमारी टॉपिक।